तो खबर पर नजर में अगले आधे घंटे तक दिन की कुछ बड़ी खबरों को देखेंगे, जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से भी और शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले राजधानी दिल्ली की राजनीति से जुड़ी खबर पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि प्रदेश में 500 नए स्कूल बनवाएंगे, लेकिन अब कहा जाता है कि जो स्कूल है उनमें अब अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि स्कूलों में 2400 कमरों की जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 7180 कर दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक लागत में 326 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये निविदा राशि का 53% से अधिक था। लागत में वृद्धि के कारण 6133 कक्षाओं का निर्माण किया जाना था, हालांकि केवल 4027 कक्षाओं का ही निर्माण किया गया था। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उन्होंने वादा किया था कि 500 नए स्कूल दिल्ली में बनवाएंगे। ये 500 नए स्कूल तो नहीं आए। इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जो कि अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दी गई, कहा जाता है कि हम जो स्कूल हैं वहां पे अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे। अच्छा, अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे। ये अतिरिक्त कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था, जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180 करा गया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को करीब करीब 50 से 90% तक बढ़ाया गया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 2.5 साल पहले सीवीसी ने दिल्ली विजिलेंस के सचिव को शिक्षा में घोटाले का खुलासा करने वाली रिपोर्ट भेजी थी। अरविंद केजरीवाल ने इस घोटाले का संज्ञान क्यों नहीं लिया? 2.5 साल में क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? सीवीसी ने एक रिपोर्ट जिसमें यह स्पष्ट था कि घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है, भेजी दिल्ली सरकार के जो विजिलेंस के सेक्रेटरी हैं उन्हें, और 2.5 साल पहले। और गौरव भाटिया ने आगे कहा कि आपका तो लगता है बस यही सपना, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, जनता का माल अपना। ये हैं अरविंद केजरीवाल जी। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने 29 वर्षा जल संचयन प्रणाली बनाने के लिए अनुदान लिया था, लेकिन निरीक्षण के दौरान सीबीसी रिपोर्ट के अनुसार केवल 2 ही सिस्टम पाए गए। अरविंद केजरीवाल जी खुद दिन जैसे बदलता था आंकड़ा बदल देते थे। तो क्योंकि पारदर्शिता से प्रेरित नहीं है, नाटक से प्रेरित हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, आपका तो लगता है बस यही एक सपना, आपका तो लगता है बस यही एक सपना, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, जनता का माल अपना। यह है अरविंद केजरीवाल जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा घोटाले पर अब केजरीवाल सरकार को घेरा है, लेकिन शराब घोटाले को लेकर के भी केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में आज दिल्ली भाजपा ने प्रदर्शन किया। आईटीओ चौक से दिल्ली के दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक तक भारतीय जनता पार्टी ने विरोध मार्च निकाला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। गुप्ता ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगा। साथ ही आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का भी अभी तक इस्तीफा नहीं लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया और कहा कि उन्होंने अभी तक शराब नीति के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, देश को नुकसान हुआ है और वो इससे लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। नड्डा ने कहा कि केजरीवाल को जांच एजेंसियों को जवाब देना चाहिए और कोर्ट में जवाब देना चाहिए। अभी तक केजरीवाल साहब ने शराब नीति पर तो जवाब दिया ही नहीं। कभी बोलते हैं हमको अंदर करना चाहते हैं, कभी बोलते हैं हमको तकलीफ दे रहे हैं, कभी बोलते हैं अरे भाई प्रदेश को घाटा हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया, आंकड़ों सहित सबने रख दिया, तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा लुटा तो लुटा क्यों। ये कानून का देश है, कानून में प्रावधान है, आप उसका उपयोग कीजिए। तो ये कोई बीजेपी करती है ऐसा थोड़ी ना है। आप जवाब दीजिए उन एजेंसीज को जिन्होंने प्रश्न किया है
और हर व्यक्ति तो यही बोलता है ना कि मैं पाक दामन हूं, मेरा सब मैं ईमानदार हूं। तो ठीक है ना, तो कोर्ट में बताओ ना। और आपको रिक्लूज लेना है तो कानून की व्यवस्थाएं हैं, उसका उपयोग करो। और उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने केजरीवाल सरकार पर मुफ्त रेवड़ी बांटने पर कटाक्ष किया और कहा कि केजरीवाल राष्ट्रीय साधनों पर बैठकर एक छोटे राज्य का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप लोग सारा देश का रिसोर्स का ऊपर बैठ रहा है और हम लोग का यहाँ में इंडस्ट्री नहीं है, रॉ मटेरियल का इश्यूज है, हॉस्टाइल बॉर्डर है। तो ये लोग एक स्लोगन देके जो देश चलाना चाहते हैं, यही लोग देश को खंडित करके रख देगा। आप दिल्ली का कंपेयर हर दम करो, न्यूयॉर्क का साथ करो, टोक्यो का साथ करो, आप लंदन का साथ करो, कि आपका इतना बुरा दिन आ गया कि आप गुवाहाटी का साथ अपने आप को कंपेयर करेगा। और इस खबर पर जुड़ रहे हमारे संवाददाता बिक्रमजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिक्रम, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले के बाद अब शिक्षा घोटाले पर आम आदमी पार्टी को घेर लिया है, ऐसे में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में इन सारे मसले पर आम आदमी पार्टी पर और ज्यादा हमलावर होने वाली है दिल्ली में? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन जेल में हैं घोटाले को लेकर, उसके बाद जो है शराब नीति की जो लिक्वर नई शराब नीति की पॉलिसी आई थी उसको वापस ले लिया था आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। उसके बाद अब ये शिक्षा घोटाला है, तो तमाम एक के बाद एक जो है जो भ्रष्टाचार विरुद्ध बात करते थे आम आदमी पार्टी, जो ये बात करते थे कि किस प्रकार से जो है एक अच्छे समाज की बात की जाएगी जिसमें कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, सबको उनका हक मिलेगा। वो तमाम जो वादे थे आम आदमी पार्टी के जो वो चुनाव के समय करते थे, वो कहीं ना कहीं पर वो एक दर पर दर परतें खुलती जा रही है। शराब नीति के दौरान देखा कि किस प्रकार से बीजेपी लगातार जवाब मांग रही थी कि शराब नीति को लेकर जो है आम आदमी पार्टी जवाब दे, लेकिन वो लगातार शिक्षा नीति को लेकर, शिक्षा में किस प्रकार से उनकी चारों तरफ जो है प्रशंसा हुई उसको लेकर बात करती है। अब शिक्षा को लेकर मामला है कि किस प्रकार से 326 करोड़ की लागत बढ़ाई गई, 2400 कमरे चाहिए थे, 7,000 से ज्यादा कमरे बना दिए गए, क्लासरूम्स जो है 4,000 चाहिए थे, उनको जो है 6,000 से ज्यादा क्लासरूम बना दिए गए, 53% की जो लागत थी वो बढ़ा दी गई है। सीबीसी के द्वारा ये रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं पर ठंडे बस्ते में थी। अब बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है, तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से जो शिक्षा के मॉडल की बात कर रही थी आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी को यह जवाब देना होगा कि ऐसा कौन सा शिक्षा का मॉडल। 500 स्कूलों की बात अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई थी, लेकिन स्कूल ना बढ़ा के उन्होंने कमरे और क्लासरूम बढ़ाए गए, जिससे कि जो है लागत बढ़ गई। सीपीडब्ल्यूडी की जो तय लागत थी उससे कहीं जगह जो है कीमत बढ़ गई जो टेंडर था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर तमाम ऐसे सवाल जो है वो कटघरे में जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कटघरे में है। हालांकि लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लगातार जो है मौन रह रहे हैं, हालांकि उन्होंने जो शराब नीति थी उस पर भी कभी खुलकर जो है जवाब नहीं दिया। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो शिक्षा मॉडल है उस पर अब आम आदमी पार्टी आने वाले समय में क्या रुख लेती है। जी बिल्कुल, और खासतौर पर जब शराब पर जवाब पूछा जाता था तो वो शिक्षा पर बोलते थे, तो अब शिक्षा पर ही सवाल उठ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रम, जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अब रुख करते हैं झारखंड का, जहां दुमका में एक छात्रा की मौत पर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल 23 अगस्त को दुमका में एक सिरफिरे ने पेट्रोल छिड़क कर 12वीं में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की को आग लगा दी थी, जिसका बाद में रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे का शिकार हुई लड़की का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम शाहरुख है। वहीं इस वारदात के विरोध में झारखंड की उप राजधानी दुमका शहर दूसरे दिन भी आज बंद है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। सोमवार सुबह दुमका के जरुआडीह मोहल्ले से अंकिता नाम की छात्रा की अंतिम यात्रा पुलिस के भारी पहरे के बीच निकली। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल रहे जो अंकिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रहे थे। लोग इस बात पर भी गुस्से में हैं कि अंकिता जब अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रही थी तब सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने उसकी और उसके परिजनों की सुध नहीं ली।
और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका की घटना पर दुख जताया और कहा कि इससे सारी मानवता, समाज और झारखंड शर्मसार हुआ है। राज्य में आदिवासी बच्चियों, महिलाओं के साथ 1000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये साधारण घटना नहीं है, क्योंकि एक संप्रदाय विशेष के लोग लव जिहाद के माध्यम से डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि आप अविलंब एसआईटी गठन कर जो अभियुक्त है उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर 15 दिन के अंदर उसे फांसी की सजा दी जाए। अभी सुबह सुबह उनके पिताजी, लड़की के पिताजी हमें फ़ोन किए थे, बोला दुमका में भी हॉस्पिटल में जब भोर में 5 बजे एडमिट किए तो वहाँ भी कोई इलाज की सुविधा नहीं थी। मात्र 12 बोतल सलाइन चढ़ाकर फिर कोई देखने वाला, पूछने वाला नहीं था। बोला मैं किसी तरह लेकर रिम्स में आया। ऐसी स्थिति है। अब राज्य में आज आश्चर्यचकित होकर राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि झारखंड में सरकार नाम का कोई चीज है क्या। और झारखंड के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दुमका में हुई इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा मांग है कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से अपराधी को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का काम सरकार करे, उस परिवार को आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी देने का काम करे। सरकार पिकनिक मोड से वापस आए और जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना, महिलाओं के साथ तेजाब छिड़क के मारने की, पेट्रोल जला करके मारने वाली घटना है, इस पर अविलंब संज्ञान लें। तो एक तरफ कानून और प्रशासन का ये हाल है और दूसरी तरफ झारखंड राज्य के सियासी गलियारे में जारी उठापटक के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर सस्पेंस खत्म हो सकता है। जोरों पर यह चर्चा है कि आज राज्यपाल रमेश बैस सीएम हेमंत सोरेन को विधायक पद पर अयोग्य ठहराने का जो आदेश है वो चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को राज्यपाल के आधिकारिक आवास के सूत्रों द्वारा दावा किया गया था कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक खनन पट्टा खुद को देकर चुनावी मापदंडों की अनदेखी करने के आरोप में विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी। हालांकि इस पर अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि अभी भी नहीं हो पाई है। खनन पट्टे के मामले की वजह से हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खतरे में है, तो वहीं सोरेन की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि यूपीए के सभी विधायक एकजुट रहें। इसी कवायद के तहत शनिवार को हेमंत सोरेन झारखंड यूपीए के विधायकों को रांची से बाहर रतरातू डैम लेकर चले गए। इसके बाद सीएम आवास पर शनिवार देर रात तक जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन के सदस्यों की बैठक चलती रही। और इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से हमारे साथ। दिवाकर, एक तरफ जैसा हम देखते हैं कि दुमका में जो छात्रा थी वो पहले तो खराब कानून व्यवस्था का शिकार हुई, उसके बाद खराब प्रशासन का शिकार हुई क्योंकि उनको वहाँ पर सही ढंग से इलाज नहीं मिल पाया। एक तरफ ये और दूसरी तरफ राजनेता अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने में और उठापटक में बिल्कुल व्यस्त हैं और यूं कहें कि वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हनीमून कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है और लगातार जो हम कह रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से जब से ये कहा गया है कि चुनाव आयोग की ओर से जो वो मंतव्य गवर्नर हाउस की ओर से मांगा गया था, उस मंतव्य को चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से भेज दिया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में। और उसके बाद क्योंकि उस बिंदु पर तमाम जो आरोप लगाए गए थे मुख्यमंत्री पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर कि खनन लीज का पट्टा उन्होंने अपने नाम पर आवंटित किया है, तो उस मामले में जो रिपोर्ट यहाँ पर आई है उस पर गवर्नर हाउस में लगातार मंथन चल रहा है
और ये उम्मीद की जा रही है कि कभी भी गवर्नर हाउस की ओर से जो सिफारिश है इसकी क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, इस मामले पर क्या उनकी सदस्यता जानी चाहिए और साथ ही साथ क्या उनको कुछ समय के लिए चुनाव लड़ने से भी दीवार किया जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर जो हम कह सकते हैं कि कानूनी राय और जो दूसरे महत्वपूर्ण राय है वो गवर्नर हाउस द्वारा लिया जा रहा है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कभी भी जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उनको गवर्नर की ओर से सिफारिश भेजी जा सकती है। इस बीच एक चीज और आपको हम बता दें कि किस तरह से जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर सवाल उठ रहे हैं। उसको लेकर आज राजभवन की ओर से जो राज्य के मुख्य सचिव है और डीजीपी दोनों को तलब किया गया था, हालांकि वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और वो जो दुमका में जो हादसा हुआ है, दुमका में जिस तरीके से एक नाबालिग लड़की को जला दिया गया और उसके बाद उसकी मौत कल हो गई थी, आज जब उसका अंतिम संस्कार दुमका में किया जा रहा था तो किस तरीके से एक तरीके से जन सैलाब उतरा था और लोगों के मन में जो आक्रोश था प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर, वो आक्रोश भी साफ तौर पर दिख रहा था। हालांकि शाम होते होते मुख्यमंत्री की ओर से इस मामले में जांच बिठाने की बात भी कर दी गई है और साथ ही साथ यह कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाकर जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा होना चाहिए और जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उसके परिवार को जो हम कह सकते हैं सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए देने का अनाउंसमेंट भी सरकार की ओर से किया गया है। तो एक तरीके से जो अपोजिशन की ओर से मांग की जा रही थी, जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार ने अब तक इस पूरे मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है और ये एक तरीके से जो लव जिहाद का मामला जो निकल कर आया था, तो जो झारखंड पर एक दाग भी लग रहा था पिछले कुछ सालों से कि किस तरीके से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो उस पर भी एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि भाजपा की ओर से जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे उस पर भी थोड़ा पटाक्षेप करने की कोशिश की गई है। लेकिन फिलहाल झारखंड में असमंजस की स्थिति बरकरार है और उसके बाद जब मुख्यमंत्री हालांकि आज कई दिनों बाद प्रोजेक्ट भवन पहुंचे और कई मंत्री अपने अपने विभागों में भी पहुंचे, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री ने कोई वैसा काम नहीं किया है जिससे उनको डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये असमंजस की स्थिति क्यों? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल। डिप्लोमेसी, लंच डिप्लोमेसी चल रही है, डिनर डिप्लोमेसी चल रही है, चाय डिप्लोमेसी चल रही है, इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर उनको लगता है कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, अगर उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुआ तो फिर उनको डरने की जरूरत नहीं है। और उनको निश्चित तौर पर अगर ये कहीं उनको खटक रहा होगा मन में कि उनके पार्टी में जो एक कह सकते हैं कि कंसेंसस की स्थिति नहीं है, इसीलिए शायद वो अपने विधायकों को लेकर बाहर जा रहे हैं और लगातार उनके संपर्क में वो बैठ रहे हैं, जिससे एक तरीके से 4-5 दिनों से राज्य में कामकाज की तरफ से ठप भी नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ राजनीतिक असमंजस और दूसरी तरफ खराब कानून व्यवस्था। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर। और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला आज पहुंचे। नड्डा ने यहां पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा पार्टी को आने वाले समय में फिर जनता हमें आशीर्वाद देगी। अर्बन लोकल बॉडीज में त्रिपुरा ने बहुत अच्छा किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। 98.5% सीट्स आउट ऑफ 334 सीट्स, 330 सीट्स हैव बीन वन बाय भारतीय जनता पार्टी। उसी तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज में 100% विक्ट्री। मैं त्रिपुरा की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्र में, प्रदेश में जहां आपने दोनों लोकसभा की सीट जिताई, जहां आपने विधानसभा में हमको बैठाया, जहां आपने हमको लोकल बॉडीज में बैठाया, उसके लिए त्रिपुरा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा नई ऊंचाइयों को छुएगा, इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो जेपी नड्डा त्रिपुरा के दौरे पर हैं और वहां त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए भाजपा ने हमेशा से काम किए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार भारत सरकार में जनजातीय समाज को बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। आज केंद्र सरकार में 5 जनजातीय समुदाय से केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि त्रिपुरा सरकार में भी 5 मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वप्रथम देश में अलग जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की थी। भारत सरकार में इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व सरकार में जनजाति समाज को दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज एनडीए की सरकार में 8 ट्राइबल मिनिस्टर हैं और त्रिपुरा में
5 मंत्री ट्राइबल हैं और वो जनजाति समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे, किसी ने सुध नहीं ली जनजातियों की, किसी ने इनकी चिंता नहीं की। अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री, अगर जनजाति मंत्रालय जनजाति भाइयों के विकास के लिए किसी ने भी स्थापित किया तो वो भारत के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इसकी चिंता की। साथ ही नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी के अमृतकाल में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाकर जनजातीय समुदाय को गौरवान्वित किया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनजाति समाज को अमृतकाल के अवसर में 75 साल की आजादी के पश्चात भारत के सर्वोच्च पद पर अगर किसी को बैठाने का काम किया है तो वो जनजाति महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वहां पर सुशोभित किया, देश के सर्वोच्च पद पर। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार त्रिपुरा में सीपीएम का मानिक सरकार का किला ढहा दिया था और उसके बाद सरकार बनाई थी 2018 में, और इसके बाद अब जिस तरह से हाल में लोकल बॉडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर प्रदर्शन किया है, क्या कोशिश है कि त्रिपुरा पर फिर से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज करे? जी बिल्कुल लालचंद्र, आपने सही कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में वो लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता से फिर दोबारा सत्ता में आने के लिए वो मैंडेट मांग रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर वहाँ पर उन्होंने कहा भी कि हमने सीपीएम की सरकार से आपको मुक्ति दिलाई और हम चाहते हैं, हमारी हसरत है कि दोबारा यहाँ पर कमल खिले, ताकि जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री कभी बहा करती थी, उसको हमने रोकने का काम किया, उसको हम दोबारा फिर से पनपने ना दें। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ 25 साल अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर एक लंबे अंतराल तक ड्रग्स की तस्करी होती थी, जिस तस्करी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उसको रोकने का काम किया गया। एक लंबे 2.5 दशक तक वहाँ पर तस्करी का काम जो है वो चलता रहा। भ्रष्टाचार का जिक्र उन्होंने किया और इसके साथ ही वो लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित उन्होंने किया। राजेश, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा और फिलहाल आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि सीधे हमें चलना है उस कार्यक्रम में जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब के विमोचन का कार्यक्रम है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोल रहे हैं। और मैं एक बात कह सकता हूं कि राजनीति में रहते हुए भी राजनीति से अलग हटकर, यानी महाराज जनक की याद आएगी आपको, उनकी तरह विदेह के दृष्टिकोण से मोदी जी ने सामाजिक लोकतंत्र को नर्चर किया है, मजबूत किया है, उसे पोषित भी किया है। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ट्रेडिशनल राजनीति से अलग हटकर वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने जिस समता और बंधुत्व को स्थापित करने का काम किया है, वह उन्हें राजनीति में रहते हुए भी राजनीति से अलग स्थापित करती है। अपने किताब के पेज संख्या 159 पर अजय जी ने मोदी वर्किंग स्टाइल लिखा, उन्होंने अंग्रेजी में, मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा। देश और समाज की बेहतरी के लिए अपने प्रयासों में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा, हो सकता है कि मुझसे बोनाफाइड मिस्टेक हो जाए, लेकिन गलत इंटेंशन से कभी कोई काम नहीं करूंगा। ये तीनों बातें बहुत सूक्ष्म हैं, बहुत गहरी हैं और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा गंभीर हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये मोदी फेनोमेना का असली सार तत्व है जो अजय जी ने इस पुस्तक में लिखा है। उसके ठीक पहले वाले पेज 158 पर अजय जी ने लिखा है कि मोदी जी देश के पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने राष्ट्र की व्यापक भलाई के लिए कई ऐसे निर्णय लिए, जिसका जिक्र मेरे पहले हरवंश जी कर रहे थे, जिससे जनता को तात्कालिक रूप से बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन
ट्रेडिशनल राजनीति से ऊपर उठकर मोदी जी ने न सिर्फ जनता से लगातार संवाद कायम रखा, बल्कि अपने निर्णय को ओन करते हुए उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में भी जानकारी दी और मुझे लगता है कि फिर उसे लोगों ने स्वीकार किया। हम लोग भी सामाजिक जीवन से लंबे समय से जुड़े हैं, अनेक नेताओं को नजदीक से देखने का अवसर मिला है। एक विशेष बात जो मुझे लगता है कि मोदी जी में है, स्पष्टता और जीवन की परिपूर्णता, सबको जनता को समर्पित कर देना, ये एक बड़ा भारी गुण होता है और जिसके लिए राष्ट्र का लक्ष्य, राष्ट्र की प्रगति, पैशन 130 करोड़ देशवासियों का कलेक्टिव पैशन बन जाए, मैं समझता हूं वो महान राजनेता होता है। आज़ादी के बाद के भारत में अनेक ऐसे लीडर्स हुए, ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि उन सभी ने अपने व्यक्तित्व की छाप भारतीय राजनीति पर छोड़ी और देश के विकास में भी बहुत योगदान किया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो शायद कोई ऐसा राजनेता होगा जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी की तरह विकास की आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने, देश की अर्थनीति, समाज नीति, देश का सांस्कृतिक रिवाइवल, राष्ट्रीय और वैश्विक नीति को प्रभावित करने के साथ साथ पार्टी का भी इतने व्यापक स्तर पर एक्सपेंशन करने का मादा रखता है। अगर इस दृष्टिकोण से मैं देखता हूं तो एक वर्ल्ड लीडर के रूप में, पार्टी बिल्डर के स्वरूप में, स्टेट्समैन और इंटरनेशनल आइकन के रूप में मोदी जी की प्रतिमा असाधारण है और वही उन्हें देश नहीं बल्कि जो हरबंस जी ने कहा कि विश्व का सबसे पॉपुलर लीडर बनाती है। अजय जी ने 2 अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला है, सरकार तथा पार्टी का सीमलेस अलाइनमेंट और ब्रांड मोदी का करिश्मा। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी अगर सैद्धांतिक एवं कार्य रूप से पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करती है तो फिर उसके अंदर पब्लिक का कलेक्टिव पैशन पैदा करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन देश में हजारों की संख्या में है, लेकिन सही मायने में एक ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप ही वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइजेशन निर्मित कर सकता है। मैं समझता हूं ऑर्गेनाइजेशन में अनेक ह्यूमन पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। सभी फंक्शन सही तरीके से काम करें, इसके लिए 4 मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है: जनता के सहयोग की अपेक्षा या लालसा, टीम वर्क, लीडरशिप और पूरी मशीनरी पर कंट्रोल। पॉलिटिकल साइंटिस्ट फ्रेडरिक क्लीवलैंड ने एक किताब लिखा और कहा कि वही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है जो राजनीतिक सिचुएशन तथा पब्लिक डिमांड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे उस कार्यक्रम का जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई पुस्तक का विमोचन हो रहा था। अजय सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, और उस पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने विचार रख रहे थे। तो फिलहाल खबर पर नजर में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। फिलहाल नमस्कार।